12th IT NEET Foundation के dear students, again I welcome all of you at this online platform of group classes. हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, हालांकि कई दिन से चल रहा था। हम लोग रेजोनेंस इसमें पढ़ रहे हैं। पहले रेजोनेंस लिखने के हमने सारे रूल हमने पढ़ लिए थे, फिर हमने स्ट्रक्चर लिख के कई स्ट्रक्चर लिख के प्रैक्टिस किया था। फिर अब हम लोग उसी में स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं और रेजोनेंस में हम लोगों ने देखा था कि मोर देन वन स्ट्रक्चर्स बिकम पॉसिबल फॉर द सेम मॉलिक्यूल। तो इस तरह से अगर सेम मॉलिक्यूल की मोर देन वन स्ट्रक्चर होती हैं तो उन स्ट्रक्चर को हम लोगों ने 3-4 नाम से उनको हम लोगों ने कहा था। जैसे आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, कैनोनिकल, तमाम नाम दिया गया था। तो उनकी कंपैरेटिव स्टेबिलिटी आज हम कंपेयर कर रहे हैं। आगे चल के देखा जाएगा कि हो सकता है डिफरेंट मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर मिल जाए हमको, तो उनकी स्टेबिलिटी भी कंपेयर करनी होती है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में वी आर कंपेयरिंग द कंपैरेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। हम सेम मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को आज हम कंपेयर कर रहे हैं। हमने कुछ रूल्स आपको बताए थे, कल शायद क्लास आपका जल्दी ओवर हो गया था तो पूरा हो नहीं पाया था। तो देखिए, हम लोगों ने एक रूल ये पढ़ा था कि हमें सबसे अधिक इंपॉर्टेंस किसको देना है कि अगर ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें कि, अच्छा एक बात ध्यान दो, हम जरा सा अपने बात को दूसरे ढंग से बदल करना चाह रहे हैं कि आप अगर 2 स्ट्रक्चर लिखी होंगी, हम लोगों ने कल ये देखा था कि सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर होता नहीं है, एटम का ट्रांसफर होता नहीं है, हम सिग्मा बॉन्ड को तोड़ते नहीं है। तो हम करते क्या है, खाली हम बस पाई बॉन्ड का ट्रांसफर करते हैं, खाली हम पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर करते हैं। इसके हमने 3 सोर्स आप बताए थे। एक तो पाई बॉन्ड खुद होते हैं, दूसरे नेगेटिव चार्ज होते हैं, लोन पेयर होते हैं। तो अगर 2 स्ट्रक्चर्स में से अगर हमको नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड गिनना हो तो आपको सारे बॉन्ड गिनने की कोई नीड नहीं है। वी हैव टू काउंट ओनली द पाई बॉन्ड। खाली पाई बॉन्ड को काउंट कर लीजिए तो आपके नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का कंपैरेटिव नंबर मिल जाता है। जैसे हमारे आपको बुक्स में लिखा मिलता है कि स्ट्रक्चर विद ग्रेटर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स विल बी मोर स्टेबल, ऐसा लिखा होता है कि जिसमें ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे ज्यादा स्टेबल होगी। तो उसके चक्कर में आप सिग्मा मत गिनने लग जाना, बहुत टाइम लग जाएगा। सिग्मा काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है एग्जैक्टली इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में कोई चेंज होता ही नहीं है, क्योंकि आप जानते, मैंने बार बार आपसे कहा, सिग्मा बॉन्ड न टूटेगा न ट्रांसफर होगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो सिग्मा बॉन्ड को गिनना बंद करिए, खाली बस पाई बॉन्ड आप गिना करिए। तो रूल क्या था कि जिस स्ट्रक्चर में ज्यादा पाई बॉन्ड्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होती है। लेकिन उसमें थोड़ा सा एक बात आप और जोड़ लीजिएगा कि स्ट्रक्चर विथ ग्रेटर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स विथ कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। जिस स्ट्रक्चर के अधिकांश एटम का ऑक्टेट पूरा होगा वो ज्यादा स्टेबल होंगी, और हमने एग्जांपल कल आपको दिखाया था। तो उसी को थोड़ा आगे और हम बढ़ा रहे हैं। तो हमने 2 पॉइंट आप बता दिए थे कि जिस स्ट्रक्चर में ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे और जिसके ज्यादा से ज्यादा एटम ऑक्टेट कंप्लीट वाले होंगे वो स्ट्रक्चर ज्यादा वहां पर स्टेबल होती है। इसी बात हम लोग कर चुके थे। आज हम अगले रूल से याद शुरू कर रहे हैं। मान लीजिए कहा जाए कि पाई बॉन्ड सपोज करो सेम हो गया, पाई बॉन्ड सेम हो गया, लेकिन उस कंडीशन में क्या मिल जाए कि पाई बॉन्ड सेम होने के बाद भी हो सकता है कि कोई स्ट्रक्चर वहां पर पोलर हो, कोई स्ट्रक्चर नॉन पोलर हो। ऐसी स्ट्रक्चर हमको मिल सकती है। जैसे मान लीजिए हम एक स्ट्रक्चर आपके सामने लिख रहे हैं जिसमें से एक स्ट्रक्चर हमारी पोलर होगी और एक स्ट्रक्चर हमारी मान लीजिए नॉन पोलर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूं। यहां पर देख रहे हैं कि जस्ट क्या करिए, काउंट करिए आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो साफ साफ देख रहे हैं कि पाई बॉन्ड कितने हैं, बस खाली एक आपका पाई बॉन्ड है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पाई बॉन्ड और लोन पेयर में यहाँ पर कंजुगेशन है। तो मैं क्या करूं, उठा करके इसको उठा के यहां से मैं यहां ट्रांसफर कर दूं, और जब यहां ट्रांसफर होगा तो आप जानते हैं फिर आपका जो पाई बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है ये उठ करके मान लीजिए यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसकी एक और स्ट्रक्चर यहां पर बन जाएगी, उसको बना के देखिए। तो इस तरह से बॉन्ड हम लोग का सिंगल हो जाएगा। तो हमको जो स्ट्रक्चर मिलने वाली है, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा और Cl पे आपके लोन पेयर ओनली 2 रह जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज, जब पाई इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ये बॉन्ड आपका सिंगल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज। तो अगर हम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करें, जैसा कि रूल है कि स्ट्रक्चर विद ग्रेटर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल, यहाँ तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हमारे सेम हो गए। 1 पाई बॉन्ड यहाँ भी है, 1 पाई बॉन्ड हमारे यहाँ पर भी है। ध्यान दीजिए, आपके बुक में लिखा है स्ट्रक्चर विद ग्रेटर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड गिनने में हमको बहुत टाइम लग जाएगा। हम जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड में पाई और सिग्मा सारे बॉन्ड होते हैं। हमने पहले बता दिया कि सिग्मा बॉन्ड का नंबर कभी बदलता नहीं है, तो आप खाली बस पाई बॉन्ड गिन लो, आपका काम जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ भी आपका 1 पाई बॉन्ड है। तो जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाता है हम क्या करेंगे, तो उस स्ट्रक्चर में आपको याद रखना है कि उस कंडीशन में
कि जिसमें रूल क्या बना कि स्ट्रक्चर इक्वल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड में हम कैसे कंपेयर करेंगे, तो जिस स्ट्रक्चर में चार्जेस होंगे, जहां पर चार्ज का सेपरेशन होगा, वहां आप जानते हैं कि वहां पे स्टेबिलिटी जो होती है वो घटती है। यानी कि अगर एक स्ट्रक्चर यहाँ पे एक पाई बॉन्ड के साथ नॉन पोलर है और एक इससे देख रहे हैं कि एक पाई के साथ यहाँ पर पोलर है, तो क्या हो जाएगा, पोलर स्ट्रक्चर जो होगी लेस स्टेबल होगी देन नॉन पोलर स्ट्रक्चर। इसका मतलब कि स्ट्रक्चर हमारी क्या हो जाएगी, ये मोर स्टेबल हो जाएगी और ये जो स्ट्रक्चर होगी हमारी लेस स्टेबल हो जाएगी। तो हम लोग ने रूल क्या इसमें पढ़ा, रूल ये पढ़ा कि इन केस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इक्वल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देन अनआयोनाइज्ड मींस नॉन पोलर मींस न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन आयोनाइज्ड स्ट्रक्चर और पोलर स्ट्रक्चर। एक रूल आपका यहां से बन गया। अच्छा, दूसरी बात आपको एक बात और समझनी है इस स्ट्रक्चर के बाद। इस स्ट्रक्चर के बाद हम एक बात यहां पे और समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैं एक स्ट्रक्चर यहां देखो लिख रहा हूं, बस आप जरा इसे एक्सप्लेन करेंगे कि CH3 C डबल बॉन्डो और CH3 ये स्ट्रक्चर है। हम सब लोग जानते हैं कि C डबल बॉन्डो आपका इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप होता है, लेकिन याद करिए C डबल बॉन्डो मतलब पाई इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, इट इज मोर प्रोबेबल, इसकी पॉसिबिलिटी अधिक है। लेकिन अगर किसी स्ट्रक्चर में अगर इस पाई इलेक्ट्रॉन को C की तरफ ट्रांसफर कर दिया गया है तो उसको भी आप रिजेक्ट नहीं कर देंगे। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी कम होगी तो इसकी स्टेबिलिटी भी कम होगी, इसका कंट्रीब्यूशन मिनिमम होगा और ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जनरली हम लोग कहते हैं कि C डबल बॉन्डो में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी O की तरफ है, लेकिन अगर कोई स्ट्रक्चर में इसका उल्टा करके C की तरफ ट्रांसफर कर दिया गया है तो उसको आप भी रिजेक्ट नहीं करेंगे, वो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। हाँ, हालांकि उसकी पॉसिबिलिटी कम होती है, उसकी स्टेबिलिटी भी कम होती है। हम मोस्ट पॉसिबल वे को लेके आगे चल रहे हैं, हम इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दें इस तरह से, तब इस कंडीशन हमको एक स्ट्रक्चर और मिल जाएगी और हमारा ख्याल है कि हर किसी को इसकी स्टेबिलिटी निकालने आता है, हम लोग का हो जाएगा O। और आप जानते हैं जब O पे डबल बॉन्ड होता है तो यहाँ पे 2 लोन पेयर्स होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तब आप जानते हैं बड़ा सिंपल सी बात, यहाँ पर 3 लोन पेयर्स हो जाएंगे और माइनस चार्ज भी आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी स्ट्रक्चर मिल जाएगी। तो इस तरह से आपने जो रूल कहा कि नॉन पोलर स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन पोलर स्ट्रक्चर, ये बात यहाँ पर अप्लाई हो रही है। लेकिन याद रखिएगा अगर स्टेबिलिटी फैक्टर से सपोर्टेड नहीं है तो उस कंडीशन में इसका वायोलेशन भी आपको मिल सकता है। और हमने पिछले क्लास में आपको एग्जांपल ये वाला दिखाया था, अगर आपको बोलना गया हो तो हमने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया था, यहाँ पर हमने ऐसे लिखा था, याद करिए हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा था और जब हमने इसको ट्रांसफर करके इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे बना दिया था तो याद करिए कि आपका ये ऐसा हो गया था, यहाँ पर आपका ये हो गया था ये BH2 माइनस। तो ये दोनों कंट्राडिक्ट कर रही है, ध्यान दीजिए। यहां पर आप कह रहे हैं कि नॉन पोलर स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन पोलर, इसे आप कह रहे हैं कि नॉन पोलर है तो मोर स्टेबल है, ये पोलर है तो लेस स्टेबल है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हम बोलने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये जो आपकी स्ट्रक्चर जो नॉन पोलर है ये क्या है, लेस स्टेबल है, और जो पोलर स्ट्रक्चर है मोर स्टेबल है। बड़ा फेमस एग्जांपल है, याद रखिएगा। तो यहाँ के रूल को जस्ट एक कंट्राडिक्ट कर रहा है। और हमने आपको कल बता ही दिया था कि अगर रूल्स में अगर कंट्राडिक्शन होता है तो हम ऑक्टेट रूल वाला जो हमारा एक नंबर है उसको हम मोस्ट प्रिविलेज देंगे, मोस्ट प्रायोरिटी देंगे, मोस्ट प्रेफरेंस देंगे। तो अगर आपको लगता है कि इस रूल का यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो रहा है, वायोलेशन हो रहा है, तो आप देखिए दूसरा रूल उसको सपोर्ट कर रहा है। और कौन सपोर्ट कर रहा है, ऑक्टेट रूल्स को सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और बोरॉन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। और हम जानते हैं कि ऑक्टेट रूल का जो कंप्लीशन होता है वो सभी के ऊपर जो होता है डोमिनेंट होता है। इसलिए इस रूल का यहाँ पर कंट्राडिक्शन हो रहा है और इस एग्जाम्पल को आप बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में आप रखेंगे। हमने आपको पोलैरिटी, जब हमने आपको रेजोनेंस पढ़ाना शुरू किया था तो वहां पर हमने बता दिया था कि कंजुगेशन की सारी कंडीशन फुलफिल होने की जो बुकिश डिफिनेशन है, याद रखो बुकिश डिफिनेशन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, और सॉल्व अगर होगा भी तो जनरल क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो आपको मेरिट में लाते हैं वो सॉल्व आपके बुक से नहीं होने वाले हैं, उसके लिए आपको केस देखना पड़ेगा। तो उसमें हमने आपसे बताया, याद करिए कि बोरन के पास भले ही कोई कंडीशन आप कंजुगेशन नहीं दिखाई दे रही है, तो हमने वहां पर रेजोनेंस के लिए एक नया रूल आपको बताया था
कि देयर शुड बी कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी पी ऑर्बिटल। तो जिसके पास कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ पी ऑर्बिटल है, चाहे वहां पे कोई चार्ज हो ना हो, चाहे वहां लोन पेयर हो ना हो, तभी वहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है। और इसी रूल के तहत आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि देखने से लग रहा है कि यहाँ पे कोई कंजुगेशन नहीं है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर हिडन कंजुगेशन है। और वो कंजुगेशन क्या है कि बी इन दिस बोरन हैज एम्प्टी पी ऑर्बिटल, और इस तरह से इसके एम्प्टी पी ऑर्बिटल और लोन पेयर का यहाँ पर कंजुगेशन है, और इसी वजह से यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो पाएगा। और ट्रांसफर के बाद आप देखते हैं कि बी का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, एन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और भले ही ये पोलर स्ट्रक्चर है, भले ये चार्ज स्ट्रक्चर है, भले ही यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन है, और ये सारी बातें कहती कि इसको लेस स्टेबल होना चाहिए, फिर भी मोर स्टेबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इन दोनों को जरा सा एक साथ आप देखो, ये लोग कुछ और कह रहे हैं और ये कुछ और ही कह रहा है। ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि चार्जलेस स्ट्रक्चर, नॉन पोलर स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर। यानी जहां पे पोलरिटी होती है, जहां पे चार्ज होता है, वो लेस स्टेबल होती है, लेकिन यहाँ इसका ठीक उल्टा हम बोल रहे हैं। तो कंप्लीट जानने के लिए आपको इन्हें एक साथ देखना चाहिए। इसमें कोई हमारे ख्याल किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्यों भाई? इसमें कोई डाउट तो किसी को नहीं है ना? हाँ बोलिए सर। उसमें NH2 भी इसमें सर कोवेलेंट बॉन्ड भी सेकंड वाले में ज्यादा है सर। किस वाले में? कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ कोवेलेंट बॉन्ड अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड अगर देखेंगे तो यहाँ पर ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड एक भी नहीं, मतलब पाई बॉन्ड यहाँ नहीं है, खाली सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर ज्यादा है। लेकिन इन सारी बातों के बाद क्या करना पड़ेगा? मोस्ट preference should be attached to the fact that structures with greater number of atoms with complete octet are more stable than other resonating structure। सारी बातों के ऊपर बढ़ के ही बात आपको कहनी है कि जिस स्ट्रक्चर में मैक्सिमम, अगर सारे के पास ना हो तो मैक्सिमम रह देखा जाएगा, एटम के पास जहां पर ऑक्टेट कंप्लीट होगा उसको मोर स्टेबल आप कहेंगे। हालांकि यहाँ तो पाई बॉन्ड फैक्टर भी काम कर रहा है, बिल्कुल सही कहा आपने। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो अगले स्ट्रक्चर में देखिए हम देखने जा रहे हैं ये बात, एक नया रूल और हम लेते हैं। और रूल ये है कि मान लीजिए कि अलग अलग स्ट्रक्चर पे इस तरह से नेगेटिव चार्जेस हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, असल में देखो प्लेन रूल पढ़ने से काम नहीं बनता है, करना जैसे हमने किया है, हमने डिफरेंट, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने सेलेक्ट किए हुए हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं, जहां से रूल डिसाइड होता है। खाली रूल्स पढ़ के जाओगे तो खाली बोर्ड क्वेश्चन बस हो पाएंगे। हमें करना क्या है कि डिफरेंट जो वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमको लेना है और उनको जरा सा सॉल्व करके देखना है कि इसको सॉल्व करने में कौन सा रूल लगता है। तो अगर स्ट्रक्चर देख के अगर हम रूल फार्मुलेट करेंगे तो हमारा प्रैक्टिस भी होता रहेगा और हमारे अंदर परफेक्शन आएगा। हमने पहले सिंपल स्ट्रक्चर लिखे हैं, आगे चल के जब सिंपल की प्रैक्टिस हम कर लेंगे तो फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को ले लेकर के इन्हीं के हिसाब से हम एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। तो आप ये समझ लो कि आज हम लोग रूल को एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल स्ट्रक्चर लेके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आगे चल के हम लोग अगले नेक्स्ट टायर में जब जाएंगे तो हम लोग अपने स्ट्रक्चर की यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाएंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया, देखिए ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड और यहाँ पर CH2 माइनस एक स्ट्रक्चर है और इसका रेजोनेंस लिखने आप सबको आता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सबको लिखने आता है। क्योंकि देखो भाई हमको स्ट्रक्चर भी लिखने की प्रैक्टिस इसलिए करनी है क्योंकि हमको सब्जेक्टिव एग्जाम मतलब बोर्ड एग्जाम भी तो पास करना है। मान लो ठीक है, अगर आपको IT देना है, नीट देना है तो वहां तो चलो ऑप्शन लिखे रहेंगे, लेकिन हम लोग अभी 12th में भी पढ़ेंगे तो 12th का एग्जाम भी देना है, तो हमको बोर्ड की प्रैक्टिस भी करनी है और IT की प्रैक्टिस तो करनी है। तो अगर हमको ये स्ट्रक्चर लिखा है तो हमको इसकी पॉसिबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने आना भी चाहिए। इसलिए मैं पूरा स्ट्रक्चर आपको लिख के नहीं दे रहा हूं, हमें पेरेंट को लेकर के आगे लिखने की प्रैक्टिस भी करते रहें ताकि हमारे बोर्ड की प्रैक्टिस होती रहे और साथ में जब हम लिख लेंगे तो उसी को फिर कंपेयर करेंगे विच वन इज मोर स्टेबल एंड व्हाई, ये देखा जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है और यहाँ पे माइनस चार्ज है। और देखो भाई डबल बॉन्ड और माइनस के बीच सिंगल बॉन्ड आने पे कंजुगेशन होता है, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन इससे ज्यादा वेटेज किसको देना है कि इसके भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज, इसलिए वहां पर आपके वहां पर एम्प्टी p ऑर्बिटल्स हैं और इसी एम्प्टी p ऑर्बिटल की वजह से यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ये बेसिक बात है जो जनरली बुक्स में आपको नहीं मिलता है। वहां तो कहता है कि डबल और नेगेटिव के बीच सिंगल बॉन्ड है तो कंजुगेशन है, नहीं, ये तो हमको जानना ही जानना है, हमको ये भी समझना है। जरा ये बताओ इस कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडेशन है, फट से बोलो तो, जो म्यूर लगा है इस पे कौन सा हाइब्रिडेशन है?
sp2 है ना, कोई sp3 मत बोल देना। देखो अगर इस माइनस चार्ज को गिन लोगे कितना हो जाएगा, तब तो 2 + 1 + 7 यहाँ पर 4 हो जाएगा, तब sp3 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए हम इस माइनस चार्ज को नहीं गिनने जा रहे हैं। क्यों नहीं गिनने जा रहे हैं? बिकॉज दिस माइनस चार्ज इज इन कंजुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड, तो हम इसको नहीं गिनेंगे। तो sp2 बिल्कुल सही आपने कहा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग। हम क्या करते हैं, देखिए इस इलेक्ट्रॉन पेयर को हम यहाँ ट्रांसफर कर दें, इसको उठा के हम यहाँ ट्रांसफर कर दें। तो इसको लिखने की प्रैक्टिस भी हमको करते रहनी है, मतलब हमको साथ में अपने बोर्ड को इग्नोर नहीं करना है कि बोर्ड भी हमारा अच्छा जाए। अरे सॉरी क्या लिख दिया हम, तो हमें यहाँ पर अपने बोर्ड को भी साथ में कंसीडर करते रहना है, मतलब स्ट्रक्चर लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है और अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हमें देखना पड़ेगा। ये डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ क्या हो गया, ये C डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH2 होगा ना, देखिए जरा सा। अब बताओ, देखो सबको पता है, इतना भी कोई कम जानता हो तो भी सबको पता है। हम बिल्कुल बोर्ड की बात आपसे प्रेजेंट टाइम अभी कर रहे हैं कि जब डबल बॉन्डेड वो होती है तो आप जानते हैं लोन पेयर कितने होते हैं, 2 पेयर होते हैं ना। यहाँ पर आपका 2 लोन पेयर होगा, बनाने में हमको आना चाहिए। और जब आप इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दे तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे ना यहाँ पर। तो लोन पेयर भी आपको बनाने आना चाहिए, यानी आपको ये मान के चलना है कि ये लोन पेयर हमको एग्जाम में नहीं दिया जाएगा तब भी हम इसके स्ट्रक्चर बना लेंगे, ये बोर्ड रहा। और जब स्ट्रक्चर लिख देंगे, जब उसकी हम स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो अपना ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ITO नीट हो जाएगा। तो इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पर लोन पेयर 3 हो जाएंगे। और ये बात मैंने आपसे बार बार कहा है कि जब लोन पेयर ऑक्सीजन के पास 3 होते हैं तो वहां पर माइनस चार्ज भी आता है, इसका मतलब कि यहाँ पर एक माइनस चार्ज भी के पास होगा। इसी एक्स्ट्रा लोन पेयर बनाते होगा माइनस चार्ज, ये बॉन्ड आपका डबल हो गया। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया तो फिर इस कार्बन पे क्या आना चाहिए, प्लस चार्ज आना चाहिए। तो इस ट्रांसफर से आने वाला प्लस और पहले से प्रेजेंट माइनस यहाँ पे न्यूट्रल कर देगा, तो स्ट्रक्चर आपकी हो गई। ठीक अब देखो बड़ी सिंपल सी बात यहाँ दिख रही है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ सेम है। हमने बार बार आपसे कहा है कि हमको सिग्मा गिनने की जरूरत नहीं होगी, सिग्मा में कोई डिफरेंस होता नहीं है। सिग्मा ना तो टूटता है, ना सिग्मा कोई अलग से बनता है, ना सिग्मा का ट्रांसफर, कुछ नहीं होता है। तो सिग्मा का चक्कर छोड़ो, सारे कोवेलेंट बॉन्ड का चक्कर भी छोड़ो, क्या किसको पकड़ो, खाली पाई बॉन्ड को। यहाँ पे पाई बॉन्ड आपका 1 है और यहाँ भी पाई बॉन्ड आपका 1 ही है, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ पर सेम हो गए। अब देखो जरा सा, अब जरा सा ऑक्टेट की बात कर लो, तो सबका ऑक्टेट भी पूरा है। ध्यान दो, जो हमने पिछले रूल पढ़ा था कि स्ट्रक्चर्स विथ ग्रेटर नंबर ऑफ एटम्स विथ कंप्लीट ऑक्टेट आर मोर स्टेबल, ये कहा था हमने कि जिस स्ट्रक्चर में एटम के ऑक्टेट पूरे होते हैं ज्यादा स्टेबल होती है, तो यहाँ तो दोनों रूल आपके काम नहीं आने वाले हैं। पहली बात, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड गिन रहे थे हम लोग, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड गिन रहे थे, तो जितने बॉन्ड यहाँ थे उतने बॉन्ड आपके यहाँ भी हैं, वो रूल आपके काम नहीं आएगा। दूसरी बात आप ये थे कि स्ट्रक्चर में जिसका ऑक्टेट पूरा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगी, तो यहाँ तो दोनों के ही ऑक्टेट पूरे हैं, ये रूल भी अब काम नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, अब नया रूल सुनिए, और नया रूल आपका ये है कि अगर नेगेटिव चार्ज है, याद रखो, तो नेगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, ध्यान दो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की टेंडेंसी क्या होती है, कोई इलेक्ट्रॉन पुल करना चाहता है। याद रखो, मैं बोल रहा हूं आपसे कि अगर आपका एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी हाई होगी तो वहां पर माइनस चार्ज आने की पॉसिबिलिटी भी हाई होती है। इसका मतलब कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर वाले एलिमेंट की टेंडेंसी है कि उसके पास माइनस चार्ज हो, वो चाहता है कि माइनस चार्ज हो, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पुलर होता है। जबकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ऐसी नेचर नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की नेचर होती है, एटम की नेचर होती है माइनस चार्ज को कंटेन करना, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की नेचर होती है पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करना। तो अब आपको जो हमारे दोनों पहले के रूल्स अगर यहाँ पे फेल हो गए, हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो तीसरा रूल हम बोलने जा, सुनिए ध्यान दीजिए। माइनस चार्ज अगर आए तो उस कंडीशन देखना कि अगर दो स्ट्रक्चर में अलग अलग एटम पर माइनस चार्ज, देखिए यहाँ पर माइनस चार्ज आपका C के ऊपर है जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यहाँ पर माइनस चार्ज कहाँ O के ऊपर है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो रूल क्या बना कि नेगेटिव चार्ज ओवर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। याद रखिए कि अगर आपको लगता है कि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है तो वो स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगी, लेकिन एक शर्त के साथ। वो शर्त यह है कि ये दोनों ही एटम सेम पीरियड के होने चाहिए। इस रूल को आप लोग चाहे लिख लीजिए, अगर मैं बोल रहा हूं। बात कब हो गई, हमारा ऑक्टेट रूल हेल्प नहीं कर रहा है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हेल्प नहीं कर रहा है, दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं।
तब माइनस चार्ज हमको देखना पड़ेगा कि अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है एटम पर और उसमें हमको दो क्लास बनाना पड़ेगा। एक बार देखना पड़ेगा कि जो एटम जिनके ऊपर माइनस चार्जेस आ रहे हैं वो सेम पीरियड के हैं कि डिफरेंट पीरियड के हैं। तो आप ऐसे एक पॉइंट लिख दीजिए कि स्ट्रक्चर्स विथ नेगेटिव चार्ज, आपका एक हेडिंग टाइप हो जाएगा स्ट्रक्चर्स विथ नेगेटिव चार्ज, और उसके दो क्लास बनाइए। पहला ए, और ए में आप लिख लीजिए कि नेगेटिव चार्ज एटम्स आर फ्रॉम सेम पीरियड, नेगेटिव चार्ज एटम्स आर फ्रॉम सेम पीरियड। ये देखिए दो स्ट्रक्चर हमारे पास हैं। अगर मैं इसको यहां पर थोड़े समय के बोल दूं कि हमारी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर नंबर 1 है और यहां पर 2 है, तो क्या करेंगे आप कि देख लेंगे कि माइनस चार्ज कहां पर है। यहां पर कार्बन के ऊपर है और यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर है। आप जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही सेम पीरियड के हैं, यानी दोनों ही सेम पीरियड के हो गए। और जब सेम पीरियड के हो गए तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ स्टेबिलिटी बढ़ती है। यानी हम कह सकते हैं कि लेफ्ट से राइट में जब हम जाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पर स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ये रूल याद रखिएगा कि अगर नेगेटिवली चार्ज एटम अगर हमारे सेम पीरियड के हैं तो उस कंडीशन में हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज बियरिंग एटम, हायर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हमने कहा कि जिस नेगेटिव चार्ज बियरिंग जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है वो स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होती है। मैं फिर रिपीट करूं कि नेगेटिव चार्ज बियर करने वाले एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी तो स्ट्रक्चर भी मोर स्टेबल होगी। और हम सब लोग जानते हैं सिंस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, देयरफॉर ये जो जिस स्ट्रक्चर में O के ऊपर माइनस चार्ज है ये स्ट्रक्चर मोर स्टेबल हो जाएगी देन द स्ट्रक्चर इन विच नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ओवर कार्बन। इनका मतलब कि सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमको देखो आंसर में मिल रहा है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं क्या मिल रहा है, सेकंड विल बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट। ध्यान देना यहाँ पर, सेकंड विल मोर स्टेबल देन फर्स्ट। रूल क्लियर है ना आप लोगों का, सेकंड विल बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट। अच्छा एक जरा सा इसको जरा देखो आप लोगों, मैं अगर लिखता हूं देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पर CH3, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इस पर माइनस चार्ज लगा दिया। इसके बाद से मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया, हमने यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर मान लो कि हमने यहाँ पे कर दिया है NH3, यहाँ पर मान लो हमने यहाँ पर माइनस चार्ज लगा दिया। और इसी तरह से मान लीजिए हम यहाँ पे कर दें ऐसे, इस तरह से यहाँ पर OH माइनस ऐसे कर दें, और यहाँ पर ऐसे मान लो हमने यहाँ पे F माइनस कर दिया। ये चार स्ट्रक्चर हमने लिख दिया 1 2 3 और 4, ये चार स्ट्रक्चर हो गई। और मैं आपसे अगर पूछ लूं कि आप इसको जरा सा ये जो हमारे पास एनायंस हैं इनको आप स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। मुझे आपसे पूछना है क्या कि गिव द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हमको फटाफट इसमें चारों बताओ जल्दी से आप लोग को। हाँ बोलिए, मोस्ट स्टेबल कौन होगा? रूल सबको क्लियर है? देखो सब के सब देखो हमने जानबूझ के सारे जो सेंट्रल एटम है हमने यहाँ पे सेम पीरियड के लिखे हैं, और आपने भी लिखा है कि पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। या सामान्य बात करें तो पीरियड में लेफ्ट से राइट में जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है ना इनकी। तो आपने बिल्कुल सही कहा। पहले कौन सा होगा आंसर हम लिखने जा रहे हैं, पहले कौन सा होगा? फोर्थ ना, क्यों फोर्थ? हमारा फोर्थ हो जाएगा, मतलब फ्लोराइड आयन वाला हो जाएगा। चलो मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ फ्लोराइड आयन। इसके बाद कौन सा होगा भाई, कौन होगा इसके बाद? OH आयन ना, हाइड्रोक्साइड आयन। इसके बाद कौन सा हो जाएगा? ये हम लोग का यहाँ पर मान लो यहाँ पर NH3 आ गया, ये माइनस साइन मतलब लोन पेयर के साथ। इसके बाद कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे CH3 माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से अगर नेगेटिवली चार्ज एटम अगर सेम पीरियड के होंगे तो हमारे पास रूल क्या बन गया कि लेफ्ट से राइट में जाने पर लगातार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। याद रखिए, और इसी रूल का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को आंसर किया हुआ है। ध्यान देना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज C के ऊपर है और एक में O के ऊपर है, और हम जानते हैं कि कार्बन एंड ऑक्सीजन बोथ बिलोंग टू सेम पीरियड मीन सेकंड पीरियड। और हम जानते हैं कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग, एंड विद द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी along the period from left to right
the negative charges become more and more stabilized. That's why in this question second structure will be more stable than first structure. ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। और हमने एक और छोटा सा प्रैक्टिस इसमें कर लिया, ये बात हो गई। आगे बढ़ाते हैं, यहाँ तो क्लियर है ना हम लोग का। चलिए, हमारे ख्याल इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिए पीरियोडिक टेबल की जरूरत फिर आपको यहाँ पर पड़ रही है, तो उतनी सबको आती है। आप 2 बार अब तक पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़े थे और 11th में भी पढ़े थे, अब तक आपको बिल्कुल मास्टर हो चुके हैं पीरियोडिक टेबल के। अब अगला रूल देखिए, अगले रूल में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज एटम ही लेंगे, बट फ्रॉम डिफरेंट पीरियड लेंगे। ध्यान दो, यहाँ कहा लिया था, यहाँ पे हमारे दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्जेस वेयर प्रेजेंट ऑन द एलिमेंट्स विथ सेम पीरियड, कार्बन एंड ओ दोनों सेम पीरियड के थे। अगला हमारी केस क्या मिलेगी, अगली हमारी केस तब मिल जाएगी जब आपको नेगेटिव चार्ज बियरिंग जो हमारे एटम्स होंगे वो डिफरेंट पीरियड के होंगे, डिफरेंट पीरियड के होंगे। याद रखिए, सेम पीरियड के होने पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, या लेफ्ट और राइट होने पर देखते हैं पीरियड में कहां पर है वो। लेकिन अब मैं अपना एग्जांपल देखो मैं बदल रहा हूं। हम अब जो केस लेने जा रहे हैं वो नेगेटिव चार्ज बियरिंग एटम्स विल बी फ्रॉम डिफरेंट पीरियड, नेगेटिव चार्ज बियरिंग एटम्स विल बी फ्रॉम डिफरेंट पीरियड। हम अलग अलग यहाँ पर पीरियड के एलिमेंट यहाँ पर रखने जा रहे हैं। जरा इसको देखिए आप लोग, इस क्वेश्चन को मान लीजिए कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे लेता हूं, एस पर माइनस चार्ज हो गया, और अगली स्ट्रक्चर में लेता हूं, जरा यहां देखिए, यहां पर हमारा ओ पर मान लो माइनस चार्ज हो गया। ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं हमारी, ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं, बाकी आप लोन कर बना ही लेंगे। तो चलो बताइए, ये स्ट्रक्चर नंबर 1, ये स्ट्रक्चर नंबर 2, ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं। तो क्या हमने जो अब तक रूल पढ़े थे, क्या उसके हिसाब से हम स्टेबिलिटी कंपेयर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? देखिए भाई, नंबर ऑफ पाई बांड अगर गिनना चाहें तो नंबर ऑफ पाई बांड यहां पर भी आपका 1 है, यहां पर भी 1 है, नहीं हो पाएगा। ऑक्टेट की बात करेंगे तो आप जानते हैं जितना इसमें भी सारे टर्म का ऑक्टेट पूरा है, यहां भी सारे टर्म का ऑक्टेट पूरा है, ये भी नहीं कर पाएंगे। अब देखिए नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो नेगेटिव चार्ज यहां भी है, नेगेटिव चार्ज यहां पर भी है। लेकिन याद रखिए, अगर इसके ठीक पहले पढ़ा हुआ रूल अगर आप अप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। उसमें हम क्या देख रहे थे, वहां पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम देख रहे थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन ये बात मत भूलिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल इज अप्लाइड ओनली व्हेन द कंसर्न्ड एटम्स आर फ्रॉम द सेम पीरियड। हमारे जो कंसर्न्ड एटम है अगर सेम पीरियड के होंगे तभी हम वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। But in this given example, since oxygen and sulfur are from different period, therefore we have not to use the electronegativity rule. हम उसे यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये सब अलग अलग पीरियड के हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव रूल अगर आप यूज कर देंगे तो कह देंगे कि नेगेटिव चार्ज ओवर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी मोर स्टेबलाइजिंग, ऐसा कह देंगे आप। तब आप कह देंगे कि सेकंड स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट स्ट्रक्चर, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, -1 पा जाएंगे। तो जब आपके जो नेगेटिवली चार्ज एटम का अगर पीरियड बदल जाएगा तो याद रखिए हमको रूल बदल देना है। और वो रूल क्या है कि उस कंडीशन में हम क्या देखेंगे, याद करिए, फजान रूल याद करो, फजान रूल। हम लोगों ने कहा था कि जो नेगेटिव चार्ज की एटम में होते हैं या आयन होते हैं उनकी साइज बड़ी होने के नाते वो ज्यादा पोलराइज होते हैं, यानी वहां पर पोलराइजेबिलिटी अधिक होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे इस प्रेजेंट क्वेश्चन में क्या साफ साफ दिखाई दे, नेगेटिवली चार्ज्ड atoms are from different period, ये सब डिफरेंट पीरियड के हैं, डिफरेंट पीरियड, देयरफॉर हैव डिफरेंट साइज ना। यहां पर हमारे देखिए साइज में यहां पर अंतर है, डिफरेंस साइज होगा। और आप जानते हैं साइज से पोलराइजेबिलिटी का अंतर होता है। तो आपने पढ़ा था आपके फजान रूल में कि जिसकी साइज बड़ी होती है वो ज्यादा पोलराइज होता है, यही ना। यानी कि साइज की मदद से हम क्या कर लेंगे, हम यहां पर डिग्री ऑफ पोलराइजेबिलिटी हम कंपेयर कर लेंगे। और याद रखिए कि हायर द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, हायर द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, ठीक, हायर विल बी स्टेबिलिटी। ये रूल आप याद कर लीजिए। अच्छा देखो, इतना मैंने इतना ज्यादा डिटेल क्यों बताया आपको, क्योंकि अगर मान लो हमको बोर्ड में लिख के मिल जाए
या हमसे कोई रीजन पूछ ले, जैसे मैंने कोई पूछे बताओ कि फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा स्टेबल है, तब तो हम फट से कह देंगे फर्स्ट वन विल मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि जब पीरियड, हाँ जो भी इसमें ट्रिक क्या है कि अगर आपके नेगेटिवली चार्ज एटम अगर डिफरेंट पीरियड के होंगे तो याद रखिए कि जिसकी साइज बड़ी होती, ध्यान देना, अगर डिफरेंट पीरियड के होंगे तब हम साइज देखेंगे। याद रखिए पहले रूल क्या था, अगर सेम पीरियड के क्या देख रहे थे हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे थे। मैं फिर रिवाइज करा दूं आपको, अगर हमारे नेगेटिव चार्ज एटम अगर सेम पीरियड के होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाएगी, जो इसके पहले वाले एग्जांपल में था। और प्रेजेंट टाइम में क्या दिख रहा है कि नेगेटिवली चार्ज एटम डिफरेंट पीरियड के हैं, और जब डिफरेंट पीरियड के होंगे तो आपको साइज देखना पड़ेगा, और साइज यहाँ पर फेवर करेगा स्टेबिलिटी को। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कह सकते हैं कि सल्फर की साइज बड़ी है वो से, इसलिए सल्फर वाला स्ट्रक्चर मतलब फर्स्ट स्ट्रक्चर मोर स्टेबल। लेकिन अगर आपको इसे एक्सप्लेन करना होगा, समझाना होगा, सब्जेक्टिव लिखना होगा, तब आपको ये चीजें यहाँ पर बतानी पड़ेंगी कि अगर नेगेटिवली चार्ज एटम्स अगर फ्रॉम डिफरेंट पीरियड के हैं यानी डिफरेंट साइज वाले हैं, तो वहां पे डिग्री ऑफ पोलराइजेशन जो होता है वो स्टेबिलिटी को गवर्न करता है, और डिग्री ऑफ पोलराइजेशन और स्टेबिलिटी में होता है डायरेक्ट रिलेशन। और चूंकि आप देख रहे हैं कि साइज जो है वो सल्फर से एस की अधिक होती है ओ से, इसलिए एस वाला जो हमारा स्ट्रक्चर होगा मोर स्टेबल होगा। तभी पूरा लिखना पड़ेगा। और मान लिया ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो फट से एक लाइन की बात है कि अगर हमारे एटम अगर डिफरेंट पीरियड के होंगे तो जिनकी साइज बड़ी होगी वो मोर स्टेबल होगा, और जिनकी साइज छोटी वाली होगी वो लेस स्टेबल होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, ये साइज के है, साइज ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड एटम। तो ऑब्जेक्टिव में तो आप कई तरह से खाली काम चल जाएगा, लेकिन मान लीजिए हम लोग को बोर्ड भी देना है, एक्सप्लेन भी करना है, तो हमको सारी बात सीखनी पड़ेगी। हम लोग चूंकि डबल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हम अपने बोर्ड को भी देख रहे हैं और आरटी और नीट के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा अपना काम बढ़ जाया करेगा। हमको थोड़ा सब्जेक्टिविटी की भी बात करनी है, मतलब एक्सप्रेशन की भी बात करनी है, और कॉन्सेप्ट तो बड़ा आसान सा हो जाएगा। तो बताओ इस क्वेश्चन में हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी? बोलिए। तो पहले में क्या था, नेगेटिव चार्ज वाले सेम पीरियड के थे, और सेम पीरियड के होंगे क्या देखा जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाएगा। लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं कि नेगेटिवली चार्ज एटम डिफरेंट पीरियड के हैं, और डिफरेंट का है तो साइज देखिए, और साइज का स्टेबिलिटी से डायरेक्ट रिलेशन होता है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम इसको आसानी से देख पाएंगे। अब थोड़ा सा इसी नेगेटिव चार्ज में और भी केस मिलती है, तो इस समय हम लोग नेगेटिविटी चार्ज एटम का रूल हम लोग देख रहे हैं। तो दो रूल हमारे हो गए, जरा सा एक रूल आप और देख लीजिए जरा सा, वो आपका ये है कि मान लीजिए जरा सा इसको आप, इस स्ट्रक्चर को आप देखिए, जैसे इसी को देखो आप, हम ये आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा हमारा ख्याल है, ये स्ट्रक्चर बोर्ड पे दिख रही है सबको नहीं वाली, थोड़ा मैं इसको और बोल्ड कर देता हूं। देखिए यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ पर आपका लोन पेयर के नाते माइनस चार्ज है, ये देखिए दो हम Cl यहां लगा दिए हैं, थोड़े बड़े लिख दिए, और ये आपका ये CH है, ये डबल बॉन्ड है, और ये भी आपका CH है, और ये CH3 है। हमारा ख्याल है आपको विजिबल हो गया होगा, ये एक स्ट्रक्चर ही हो गई। और हम क्या करते हैं, फट से हम इसी का बना देते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हम लोग डबल काम करते चल रहे हैं। देखो भाई फटाफट, पहले तो आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखिए, लिखने सबको आता ही है। देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये लोन पेयर ले लो, चाहे माइनस चार्ज में बात की है, तो ये लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड के बीच में यहाँ पे कंजुगेशन है ना, तो क्या हो जाएगा फट से कि आपका ये लोन पेयर उठ करके यहाँ चला आएगा, और ये डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ चला जाएगा। इसमें कोई डाउट किसी को होगा नहीं, हमारा ख्याल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर लिख डालिए, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे को C है। अब जो दोनों Cl आपके हैं रहेंगे ये Cl, लेकिन जब आपका पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ उठ के चला गया तो आपका बॉन्ड डबल हो जाएगा इस तरह से, और जब डबल हो जाएगा तो इस पर से माइनस चार्ज आपका खत्म हो जाएगा इस तरह से, और फिर आपने इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया तो आपका बॉन्ड कैसा हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड, ये CH है, ये CH रहेगा, ये बॉन्ड हम लोग का सिंगल हो जाएगा, और इस कार्बन पर आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर माइनस चार्ज, देखिए, और ये हो गया हमारा CH3। स्ट्रक्चर ढंग से देखिए आप, इसको देखिए जरा सा। तो इस तरह से अगर हम इस स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे तो आपको बहुत ही क्लियरिटी के साथ यहां पर दिख रहा होगा
तो इसमें कुछ आप लोग सोच रहे हो क्या होना चाहिए? हेलो, जरा इन दोनों में देखो बेटा। तो इसको आप क्वेश्चन, इस बार इसको हम क्वेश्चन बना दे रहे हैं, हमारा क्वेश्चन है और इसके रिलेटिंग स्ट्रक्चर ये फर्स्ट है सेकंड है। इसमें जरा देखो यहां क्या हाल है। अब तक हमने जो रूल पढ़ा था वो रूल क्या था कि जो नेगेटिवली चार्ज एटम थे वो डिफरेंट हुआ करते थे। एक बार जो डिफरेंट थे सेम पीरियड के थे, एक बार जो डिफरेंट थे वो अलग अलग पीरियड के थे, हमने आपको दिखाया भी था। इस बार देखो एक नई बात दिख रही है कि यहां पर भी जो नेगेटिवली चार्ज एटम है पहली स्ट्रक्चर में भी कार्बन ही है और सेकंड में भी आप देख रहे हैं कार्बन ही है। दोनों में ही नेगेटिवली चार्ज एटम आपका कार्बन ही है। तो इस तरह से इसके पहले के जो रूल्स हैं वो आपके काम नहीं आने वाले हैं। और बात देख लो, आपका ऑक्टेट रूल भी हेल्प नहीं करेगा क्योंकि यहां पर भी सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां भी सभी का ऑक्टेट पूरा है। आपका नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड रूल भी काम नहीं आएगा क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यहां भी है और यहां भी है, कोई डिफरेंस नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात करेंगे, चार्ज की बात करेंगे, तो अब तक जो दो रूल पढ़े वो भी हमारे काम नहीं आने वाले हैं क्योंकि यहां इस बार तो दोनों ही सेम एटम पे चार्ज हो गया। ये भी नेगेटिवली चार्ज आपका कार्बन ही है और ये भी चार्ज कार्बन ही है। तो इसका मतलब हमें अब तक के पढ़ाए गए सारे रूल हमारे लिए बेकार हो गए, काम नहीं कर रहे हैं, यानी कुछ और रूल्स होते होंगे। तो नया रूल जरा देखो, वो जरा नया रूल देखो आप जरा देखो कि जो नेगेटिवली चार्ज एटम है दोनों को उसी पर फोकस करो। उस नेगेटिवली चार्ज एटम के साथ कैसा ग्रुप लगा हुआ है, उस नेगेटिवली चार्ज एटम के साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। तो हम सब लोग जानते हैं, याद करिए कि उसके साथ जो जुड़ा ग्रुप होगा, हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े हैं, ऐसा मुझे इस तरह का बात मैं सोच के चल रहा हूं कि आपको इंडक्टिव इफेक्ट आता है और आप लोग -I+I ग्रुप जानते हैं। ठीक, तो जब कोई रूल आपके काम ना है इसका मतलब कुछ नए रूल की आवश्यकता पड़ेगी। और वो नया रूल क्या है कि अगर नेगेटिवली चार्ज एटम अगर आपके सेम हो जाएंगे तब क्या देखा जाएगा कि उस नेगेटिवली चार्ज एटम के साथ जो ग्रुप लगे हैं, जो एटम लगे हैं, उनकी नेचर कैसी है। वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के हैं कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के हैं। उसका इंडक्टिव इफेक्ट भी आपको चेक करना पड़ेगा कि +I होगा कि -I होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो ऐसे रूल में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे देखा जाएगा कि जो निगेटिवली चार्ज कार्बन है उसके साथ कौन सा ग्रुप लगा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर Cl लगा है, मतलब -I, ध्यान दें यहाँ पर -I ग्रुप लगे हुए हैं। और यहाँ देख रहे हैं किसके साथ कौन लगा हुआ है, आपका यहाँ पर +I ग्रुप लगा हुआ है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुलर ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर नेगेटिवली चार्ज एटम के साथ अगर इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप लगा रहता है तो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। इसका मतलब कि देखो भाई, इस नेगेटिवली चार्ज एटम के साथ Cl लगा है, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा है, इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप लगा है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो नेगेटिव चार्ज जो होता है, याद रखिए, नेगेटिव चार्ज इज स्टेबिलाइज्ड बाय, किससे स्टेबलाइज होगा, याद रखिए, इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप, या इसी को हम लोग -I ग्रुप भी कहते हैं ना, और क्या कर सकते हैं -I ग्रुप। याद रखिए कि नेगेटिव चार्ज इज स्टेबिलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप या -I ग्रुप। और आप देख रहे हैं कि इसके पास -I ग्रुप है, Cl है, मोर नेगेटिव एटम है, इसलिए फर्स्ट स्ट्रक्चर, यानी अगर मैं इन दोनों को अगर मैं इनको क्वेश्चन के रूप में लेता हूं, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि फर्स्ट स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल देन सेकेंड स्ट्रक्चर। और ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज एटम के साथ कौन लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनर लगा है, +I ग्रुप लगा है,
यानी जो प्लस आई ग्रुप्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज एटम वाले स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को घटाते हैं। तो यहाँ ना स्ट्रक्चर को आप लोग देख पा रहे हैं, हमने जो अब तक के रूल बताए हैं उनमें से किसी रूल से इसका आंसर नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? देखिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की नहीं है, दोनों में सेम है, ठीक, कोई डिफरेंस नहीं मिल रहा है। ऑक्टेट सबके यहां भी पूरे हैं, ऑक्टेट सबके यहां भी पूरे हैं, कोई हेल्प नहीं मिल रहा है। अगर हम यहां पर देखते कि अगर हमारे नेगेटिवली चार्ज एटम अगर मान लो डिफरेंट होते तो भी नहीं है, दोनों सेम हो गए। तो इसमें आपको एक नया रूल पढ़ना पड़ेगा और नया रूल यही है कि जो हमारे नेगेटिवली चार्ज एटम्स है उसके साथ जुड़े ग्रुप देखिए। यहाँ देख रहे हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि Cl जुड़ा है, यानी कि माइनस आई ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप लगा है, जबकि यहाँ पे कौन लगा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है। तो ऐसे में ये रूल आपके काम आएगा। वो रूल क्या है कि नेगेटिवली चार्ज या नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय किससे होता है? इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप या माइनस आई ग्रुप। ये रूल आपके काम आएगा, इसको आप रूल इंपॉर्टेंट मान के लिखिएगा कि नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप या माइनस आई ग्रुप। आप देख रहे हैं कि पहले स्ट्रक्चर में नेगेटिवली चार्ज एटम के साथ माइनस आई ग्रुप लगा है, Cl लगा हुआ है, और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ देखिए ये Cl आपका माइनस आई ग्रुप होता है, यहाँ पे माइनस आई में समझ लीजिएगा इसको, आपको इसको हमने माइनस आई ग्रुप लिखा हुआ है। तो आपका Cl जो है वो माइनस आई ग्रुप है, ये Cl माइनस आई ग्रुप है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कार्बन के साथ माइनस आई लगे हुए हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका प्लस आई लगा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन पुलिंग लगा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा है। तो पुलिंग हमेशा जो होता है स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। देखो हमने एरो ऊपर लगा दिया है, मतलब इसके नाते यहाँ स्टेबिलिटी बढ़ रही है, और यहाँ देखो हमने एरो यहाँ नीचे लगाया है तो यहाँ स्टेबिलिटी घट रही है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि दिस फर्स्ट स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल देन सेकंड स्ट्रक्चर। तो इस तरह से ये भी नेगेटिव चार्ज के लिए एक रूल हुआ, और अभी नेगेटिव चार्ज के लिए दो रूल आपके और बच जाते हैं। तो इस तरह से नेगेटिव चार्ज वाली केस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और इस नेगेटिव चार्ज वाली जो दो केस अभी और बच जाती है उसको हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। और प्लस हमने अब तक जो बताया है उसका अगले क्लास में हम रिवीजन भी क्वेश्चन के माध्यम से करवा देंगे, जिससे कि आपको एनायंस की या नेगेटिव चार्ज बेयरिंग एटम वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टेबिलिटी आसानी से आप कंपेयर कर पाओगे। तब तक आप इसको ढंग से पढ़िए, बार बार रिवाइज करके, पास करके, स्लो करके देखते रहिए। कोई डाउट अगर होता है तो अगले वीडियो में सारा का सारा हम उसे दूर करने का पूरा प्रयास कर देंगे, कहिए कि कर देंगे उसको। तब तक के लिए थैंक यू।